फिल्म की शुरुआत स्पेन में होती है, जहां 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मानेल की पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद वह केवल अपनी बिल्ली के साथ एक छोटे शहर में रह रहा है। उस दिन आजकल समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि एक वायरस दुनिया भर में फैल रहा है, जिससे यूरोपीय देशों में इस वायरस को रोकने के लिए अपनी सीमाएं बंद करनी पड़ रही हैं। इस वायरस से लड़ना कोविड-19 से भी अधिक कठिन साबित हो रहा है और अब तक इस पर कोई इलाज नहीं मिल पाया है। अब खतरे को भांपते हुए अगले दिन मानेल कुछ खाना और आवश्यकता की चीजें खरीदने के लिए सुपरमार्केट गया, लेकिन जब वह घर वापस आया तो स्पेन के मंत्री लल्लन ने जनता को आश्वासन दिया कि स्पेन में सभी मामले नियंत्रण में हैं। हालांकि ये सब खोखले वादे हैं। बाद में उस रात मानेल ने अपनी बहन बेलेन के साथ वीडियो चैट की। वह उसे बताती है कि उसके पति, जो सेना के सदस्य हैं, इसलिए उनकी फैमिली को कैनरी द्वीप में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है और वह मानेल को भी वहां का टिकट लेने की सलाह देती है। अगले दिन जैसे ही मानेल हवाई अड्डे के लिए ड्राइव करता है, वह देखता है कि उसके पड़ोसी अपनी कारों में बैग लाद रहे हैं और यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब उन्हें एक रेडियो रिपोर्ट से पता चला कि वायरस के कुछ ही मिनटों के भीतर गंभीर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसका संक्रमण संपर्क के माध्यम से होता है, विशेष रूप से खुले घावों और काटने के माध्यम से। अब जैसे ही मानेल बोर्डिंग करने वाला होता है, हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें अचानक रोक दी जाती हैं और लोगों के फोन पर अलार्म बजने लगते हैं, जिस कारण हवाई अड्डे पर अब सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं। एक आदमी जो अपनी उड़ान में चढ़ने के लिए तैयार था, टिकट चेक पॉइंट के माध्यम से भागता है, जिससे हवाई अड्डे की सुरक्षा को उसका पीछा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तभी मानेल का फोन बजता है और बेलेन उसे बताती है कि स्पेन का हवाई क्षेत्र भी अब बंद कर दिया गया है। तब वह उसे घर चले जाने के लिए कहती हैं और खुद को अंदर बंद करने को कहती हैं। तभी सुरक्षा कर्मियों ने भागने वाले आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन वह एक गार्ड की बंदूक छीनने में कामयाब रहा है, जिसे देख हवाई अड्डा पूरी तरह से अराजकता में डूब जाता है और घबराहट में मानेल भीड़ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही मानेल घर वापस आने लगा था, वह हाईवे पर जाम में फंस गया है। पर रेडियो समाचार इस बात पर चर्चा कर रहा है कि राष्ट्रपति ने अचानक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्यों की। ट्रैफिक रुक जाने के कारण मानेल ने अपनी कार छोड़कर पैदल घर जाने का निर्णय लिया है। तब वह अपने बगल वाली कार में बैठे एक बुजुर्ग जोड़े को भी यहाँ से निकलने के लिए कहता है। 2 घंटे बाद मानेल रात होने तक चलता है और अंततः घर पहुँचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सड़क पर एक घर को सेना ने पहले ही सील कर दिया है। 2 सैनिक एक संक्रमित व्यक्ति को इमारत से बाहर खींच रहे हैं। हालांकि वह कसकर बंधा हुआ है, फिर भी वह उन्हें झपटने की कोशिश करता है। जब मैनल करीब गया और उसे एहसास हुआ कि वह आदमी उसका कॉलीग था। रात में आधी नींद के बाद अगली सुबह मानेल उठता है और टीवी समाचारों में बताया गया कि जर्मनी के म्यूनिख शहर को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तब मानेल अपने फोन पर दुनिया भर के वीडियो देखता है, जिसमें ज़ोंबी बने लोग दूसरों की गर्दन काटकर वायरस फैला रहे हैं और कुछ लोग पहले से ही उनके हमलों से बचाव के बारे में सलाह दे रहे हैं। तभी उसके फोन और टीवी दोनों पर एक नई चेतावनी दिखाई देती है। राष्ट्रीय व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्पेन ने भी देश भर में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। साथ ही दोपहर 2 बजे से सभी बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी। अब ये सुनते ही मानेल फिर से सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाता है, लेकिन पाता है कि यहाँ अलमारियां लगभग पहले ही खाली कर दी हैं। अंततः उसे फर्श पर भोजन का एक थैला दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ता है, एक बूढ़ा आदमी उसके हाथ से थैला छीन लेता है। ऊपर देखने पर मानेल उस व्यक्ति को उस बुजुर्ग जोड़े के रूप में पहचानता है जिसे उसने हाईवे पर देखा था। बाद में मानेल बिल्ली के खाने के कुछ डिब्बे लेता है और सुपरमार्केट छोड़ देता है। अब वह पास के एक गैस स्टेशन सुविधा स्टोर में जाता है और कुछ और सामान इकट्ठा करने में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, एक घायल पुलिसकर्मी अचानक उसकी ओर दौड़ता है और दरवाजा बंद करके दुकान के अंदर बंद हो जाता है। इससे पहले कि मैनल कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे दूर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। देखने पर एक ज़ोंबी एक पुलिस अधिकारी को जमीन पर गिरा देता है और उसकी गर्दन फाड़ना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी को संघर्ष करते और मदद के लिए चिल्लाते हुए देखकर मानेल पास से एक डंडा उठाता है और सहायता के लिए आगे आता है, लेकिन जैसे ही ज़ोंबी उसे देखता है, वह अधिकारी को छोड़ देता है और मानेल पर हमला बोल देता है। इससे पहले कि वह इस सदमे से उबर पाता, वह देखता है कि स्टोर के अंदर घायल अधिकारी पहले ही ज़ोंबी में बदल चुका है और अब बार बार कांच के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तब मानेल उस अधिकारी के पास जाने की कोशिश करता है जिसने उसे बचाया था, लेकिन अधिकारी उसे करीब आने से मना करते हुए चेतावनी देने वाली गोली चलाता है और अपना जीवन समाप्त कर देता है। घर वापस आकर मानेल ने अपने सभी दरवाजे और खिड़कियां सील कर दी। पर अब टीवी समाचार पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है कि दुनिया भर में वायरस पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। सरकार ने 4 लाख से अधिक निवासियों वाले शहरों के लिए लॉकडाउन बढ़ाते हुए स्पेन के घनी आबादी वाले क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया है।
उस रात मानिल ने देखा कि सेना ने सुरक्षा क्षेत्रों में क्लियरेंस अरेंजमेंट शुरू कर दी है और ड्रोन लाउड स्पीकरों के माध्यम से चेतावनी देते हुए उड़ते हैं कि जो लोग घर खाली करने से इनकार करते हैं उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने के तहत हिरासत में लिया जाएगा। अब अपनी बहन की सलाह को याद करते हुए मैनल ने सभी लाइटें बंद कर दी और दिखावा किया कि घर पर कोई नहीं है। अगले 2 हफ्तों में शहर में सन्नाटा छा जाता है और सभी इंटरनेट सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। अब मानिल बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ महसूस करता है, लेकिन अब वह देखता है कि उसकी खाने लायक चीज भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तब वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए बाहर निकलने के विचार करता है। तब बाहर के खतरों से अनिश्चित होकर वह कुछ बुनियादी सुरक्षा ट्यूटोरियल का पालन करता है जो उसने ऑनलाइन देखा था। इसके बाद वह एक सस्ता वाला सुरक्षा कवच बनाता है और खाने की तलाश में निकल गया है। बाद में एक घर की खोज करते समय उसे व्हीलचेयर में एक बुजुर्ग महिला मिलती है जिसका नाम गैब्रिएला है। उसका परिवार उसे छोड़कर शहर से बाहर चला गया था। तब मानिल ने गैब्रिएला को आश्वस्त करते हुए कहा कि पीछे रहना अधिक सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि निकाले गए लोगों के बीच संक्रमण फैल गया तो कोई सोच भी नहीं सकता उनके साथ क्या होगा। तब मानिल ने घरों की जांच की है लेकिन खाली हाथ आया है। ये देख गैब्रिएला उसकी मदद करने की पेशकश करती है और गैब्रिएल अपनी खिड़की से पास की कुछ इमारतों की ओर इशारा करती है। उसने कुछ परिवारों को यहाँ से निकलने से पहले सामान जमा करते हुए देखा था, लेकिन वे बस में अपने साथ सामान बहुत कम ले गए थे, इसलिए अभी भी खाना बचा हुआ हो सकता है। तब और देरी न करते हुए गैब्रिएला के निर्देशों का पालन करते हुए मानिल को वहां सामान मिलता है और एक गराज में उसे एक मोटरसाइकिल भी मिलती है। हालांकि पूरे दिन की खोज के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके लिए ये खाना अभी भी बहुत कम है। तब गैब्रिएला मजाक में कहती हैं कि अगर कुछ दिनों के बाद खाना खत्म हो जाएगा तो वे एक दूसरे को खा जाएंगे। बात करते समय मानिल को अचानक अपने सहकर्मी के घर की याद आती है जिसे हवाई अड्डे की घटना के बाद ले जाया गया था। वहां अभी भी खाना हो सकता है, पर खोजते समय मानिल को अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन घायल आदमी उसे माफी मांगते हुए वहां से चला जाता है। तब जैसे ही मानिल ने कैबिनेट के दरवाजे से स्पीयर गन खींची, उसे पता चला कि कैबिनेट वास्तव में खाने का भंडार है। कुछ दिनों बाद मानिल ने अपने रेडियो पर एक प्रसारण सुना जिसमें जीवित बचे लोगों को गोदी पर इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया, जहां उन्हें शरण के लिए कैनरी द्वीप में ले जाया जाएगा, ठीक उसी जगह जहां बेलेन उसे आने के लिए कह रही है। जिसके बाद मानिल ने इंटरकॉम पर गैब्रिएला को सूचित किया, लेकिन गैब्रिएला वास्तव में उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। गोदी पर भीड़ खतरनाक हो सकती है और उसकी व्हीलचेयर पर उसे ले जाना मुश्किल भरा हो सकता है। अगली सुबह मानिल गैब्रिएला के घर जाता है, लेकिन पाता है कि वह पहले ही अपनी जान ले चुकी है और अपने पीछे एक नोट छोड़कर उसे हार न मानने के लिए कहती हैं। बाद में मानिल घाट की ओर चल पड़ा है, लेकिन जैसे ही वह जंगल के रास्ते से गुजरता है, उसकी मोटरसाइकिल का शोर ज़ोंबीज की भीड़ को आकर्षित करता है, जिससे उसे गति बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आगे उसे एक पुराना सर्वाइवर कैंप दिखाई देता है और वह ज़ॉम्बी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसकी राह में ज़ॉम्बीज का स्पीड ब्रेकर फैला हुआ है, जिस कारण वह बाइक से गिरकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब जैसे ही वह उठा, मानिल को एहसास हुआ कि उसकी मोटरसाइकिल टूट गई है और शुरू नहीं हो रही है। अब जैसे जैसे ज़ॉम्बी करीब आती गई, उसके पास मोटरसाइकिल छोड़कर पहाड़ पर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूरे 1 किलोमीटर तक भगाने के बाद भी ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ते, मानो उसे कह रहे हो, आओ मियां हमारे साथ शामिल हो जाओ। लेकिन पीछा कर रहे लाशों से बचने के लिए वह समय रहते खुद को गेट के अंदर बंद कर लेता है। जब वह गोदी पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सभी नावें पहले ही जा चुकी हैं। अब उसका एकमात्र विकल्प एक छोटा बेड़ा है, जिसे लेकर वह खुले समुद्र में चला जाता है। उस रात एक मछली पकड़ने वाली नाव मैनल को देखती है और वह मदद के लिए संकेत करने के लिए पागलों की तरह हाथ हिलाता है, लेकिन उस पर सवार लोग सहायता करने वाले नहीं लगते हैं, वे हथियारों के साथ हैं। अब न तो कप्तान और न ही चालक दल मानिल की स्पेनिश को समझता है, बस उसकी भाषा बोलने वाला एकमात्र आदमी प्रिचेंको है। कुछ विचार विमर्श के बाद कप्तान उशाकोव मानिल को रहने देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन केवल तभी जब वह स्थानीय गाइड के रूप में क्षेत्र को नेविगेट करने में मदद करेगा। उस रात बाद में मानिल ने बरामदे से बाहर झांककर देखा और देखा कि एक छोटी नाव मदद के लिए लोगों को लेकर आ रही थी, लेकिन सुबह तक मछली पकड़ने वाली नाव पर वे लोग कहीं नहीं मिले। अब बेचैनी महसूस करते हुए मानिल को संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है, पर प्रिचेंको को कुछ पता था, लेकिन उसने इसे कुछ नहीं बताया है। उन्होंने मानिल को केवल अपने काम से काम रखने की चेतावनी दी है। पर बेचैनी में उस रात मानिल केबिन में घुस गया और पाया कि छोटी नाव के 2 आदमी वहां बंधे हुए थे। तब उसने उन्हें खोल दिया,
लेकिन भागते समय उन्होंने जो शोर मचाया वह बहुत तेज था, जिसने गार्डों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद होने वाली घटना में एक आदमी की मौत भी हो जाती है क्योंकि वे भागने की कोशिश करते हैं और मानेल भी अब खुद को गंभीर खतरे में पाता है। ठीक समय पर प्रिचिनको हस्तक्षेप करता है, गार्ड को हटा देता है और भागने के प्रयास में शामिल हो जाता है, जिसके बाद तीनों एक नाव पर चढ़ जाते हैं और भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन कप्तान द्वारा उन्हें खोज लिया जाता है और उन पर लगातार फायरिंग की जाती है। इसी बीच एक और आदमी को गोली मार दी जाती है और यहाँ तक कि प्रिचिनको के कंधे पर भी गोली लग जाती है। एक बार जमीन पर वापस आने पर मानेल उसके घाव के इलाज के लिए दवा खोजने की उम्मीद में प्रिचिनको को अस्पताल लाता है। जैसे ही वह अंदर आता है, मानेल को एक ऑपरेटिंग कमरे में छिपे हुए कुछ बचे लोगों का पता चलता है। जीवित बचे लोगों में से 2 डॉक्टर हैं जो प्रिचिनको के घाव का इलाज करते हैं और उनमें से एक, लूसिया, मानेल को अस्पताल की स्थिति के बारे में जानकारी देती है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की निचली मंजिल मूल रूप से एक क्वारंटीन एरिया है, लेकिन वायरस के प्रकोप के बाद यह कुछ घंटे में ही ज़ोंबीज की भीड़ से भर गया है। हालांकि मानेल ने हेलीपैड पर एक बचाव हेलीकॉप्टर देखा गया और उन्होंने प्रिचिनको को याद करते हुए बताया कि वह एक समय पायलट थे। अगर यदि वे हेलीपैड तक पहुंचते हैं तो वे हेलीकॉप्टर उड़ाने और उस द्वीप पर भागने में कामयाब हो सकते हैं जहां उसकी बहन है। पर मानेल का प्लान भागने का प्रयास करने से पहले प्रिचिनको के घाव को ठीक होने देना है, लेकिन उसका प्लान हमेशा बदलता रहता है क्योंकि मछली पकड़ने वाली नाव से समुद्री डाकुओं का गिरोह यहाँ आ गया था, जिसे वह पहले भीड़ चुके थे और अब न चाहते हुए भी उन्हें अस्पताल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बाहर निकलते समय रास्ते में एक नर्स को एक ज़ोंबी ने काट लिया है, लेकिन जल्दी से उसे डॉक्टर और मानेल द्वारा निपटाया जाता है। अब जैसे ही वे गलियारे से गुजरे, एक युवा लड़की अचानक ठिठक गई है क्योंकि उसने उसे अपनी माँ के रूप में पहचान लिया था और खुद को उसे पुकारने से नहीं रोक सकी है। तब मैंने लड़की को ले गया और छिपने के लिए एक स्टोरेज में घुस गया है, पर ज़ोंबीज ने उन्हें घेर लिया और हमला कर रहे हैं। तभी अचानक मशीन गन की तेज आवाजें सुनाई दी, जिससे सभी ज़ोंबी मारे गए हैं। देखने पर मैनल को एहसास हुआ कि ये समुद्री डाकू थे, लेकिन उनकी अच्छी किस्मत के कारण समुद्री डाकुओं ने उन्हें लॉकर में छिपे हुए नहीं देखा है। अब थोड़ी देर बाद बाहर आकर मानेल ने देखा कि यूटिलिटी रूम के बाहर कई ज़ोंबी घूम रही है। तब ऑल ऑफ अस यू आर डेड सीरीज को याद करते हुए, जिसमें उन्होंने एक बार ज़ॉम्बीज से बचने के लिए शॉपिंग कार्ट का उपयोग करते हुए देखा था, तब मानेल ने पुशकार्ट का एक किला बनाया है जिसमें बच्चों को शामिल किया गया है। जिसके कुछ देर बाद वे सावधानी से अपने किले को आगे बढ़ाते हैं और हेलीपैड की ओर बढ़ते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब एक पहिया फर्श पर किसी चीज से टकराता है, जिससे तेज आवाज होती है जो ज़ोंबीज के झुंड को उनकी दिशा में खींचती है। अब तीनों लोग अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए एक तरफ से ज़ोंबी को रोकते हैं। कुछ ही देर में वे अंततः हेलीपैड पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही प्रिचिनको हेलीकॉप्टर शुरू करने ही वाला था, कप्तान उशाकोव और उनके लोगों ने उन्हें रोक लिया है। तब ये साफ था कि यह लोग हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से भाग जाएंगे और उन्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ देंगे। ये देखकर मैनल ने प्रिचिनको को एक इशारा किया है और तुरंत अपने पीछे के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ दिया है, जिससे ज़ॉम्बीज बाहर निकल पड़े हैं, जिन्होंने तुरंत उशाकोव और उसके लोगों पर हमला कर दिया है। यहाँ मानेल की रणनीति सफल रही है, जबकि ज़ोंबी ने उशाकोव और उसके लोगों को तुरंत मार डाला है। केवल कुछ ज़ोंबी रहने पर मैनल ने बाकी ज़ॉम्बी को निपटाया है और हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पर चढ़ गया है। अब वे बच्चों के साथ कैनरी द्वीप समूह की ओर उड़ान भर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने सुना है कि यह अब स्पेन का सबसे बड़ा जीवित एरिया है। तब जैसे ही वे द्वीपों के पास पहुंचे, मानेल का फोन अंततः सिग्नल पकड़ लेता है और जल्द वह अपनी बहन बेलेन को ये बताता है कि वे लगभग वहां आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेलेन की आवाज घबराहट से भरी है। तभी सिग्नल कट जाने के बाद वे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे हैं, क्योंकि उसी समय 2 बम गिराने वाले विमान उन्हें दिखाई दिए जो सीधे कैनरी द्वीप की ओर जा रहे हैं। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।